हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 अगस्त 2023 को जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो आपका सीडीपी का क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, आप सभी को पता है। तो ईवीएस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कि आप देखिए कि जो पिछले बार आपका एग्जाम हुआ था ऑफलाइन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा पिछले बार का जो ऑफलाइन पेपर है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला होगा, उनको नहीं पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो सभी लोग देख लें कि पिछले बार जो अगस्त में आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था अगस्त में 2023 के जो अगस्त में हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में उन दोस्तों को आप शेयर कर दीजिएगा जिनको पेपर देने जाना है, ताकि उनको भी पता चल जाए कि जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था ऑनलाइन के अकॉर्डिंग कैसे रहा है। ठीक है, डिफिकल्ट था उनके लिए, इजी रहा है, कैसे रहा वो उनको पता भी चल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, जो कि अभिकथन और कारण के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है। अभिकथन और कारण से संबंधित आपके जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसमें कई क्वेश्चन थे, वो आप देखेंगे कितने क्वेश्चन थे। ठीक है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो अभिकथन से ही पूछे गए थे। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आपके जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें। ठीक है, अभिकथन दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। जो आपका अभिकथन दिया है कि शिक्षार्थियों के बीच जो समालोचनात्मक चिंतन है उसको सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से क्या करना चाहिए, अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका सही है। जो टीचर होते हैं उनको जो है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए कई प्रकार से या विविध परिस्थितियों को विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। आपका कथन अभिकथन है क्योंकि शिक्षार्थियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दूसरा कारण दिया है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और संबद्ध करते हैं। बिल्कुल सही, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक इन दोनों रूप से सोचने को अपनी क्षमताओं को सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और संबद्ध करते हैं। तो आपका ये कथन भी सही है। कहने का मतलब आपका जो अभिकथन है ये भी सही है, कारण भी सही है, साथ में जो आपका कारण दिया हुआ है ये अभिकथन की व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी समालोचनात्मक और रचनात्मक की बात की गई और यहाँ भी समालोचनात्मक की बात की गई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है कि ए सही है परंतु आर गलत है। जी नहीं। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कि ए और आर दोनों गलत है। चौथा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही, आपका फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा कि ए और आर यानी कथन और आपका कारण दोनों सही है, और जो आर है आपका जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। जो अधिगम होता है उसका प्राथमिक प्राइमरी लेवल का जो आपका एम होना चाहिए, जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन का विकास, बिल्कुल सही। हमने आपको बताया भी था कि अगर आपको क्वेश्चन या ऑप्शन समझ में नहीं आते तो आप अगर पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स को याद रखे हुए हैं, आपको पता कि कौन सा पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक आपको नहीं पता कि पॉजिटिव वर्ड से क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड से क्या होते हैं, तो हमने जो है इस पॉजिटिव और नेगेटिव का एक जो है टॉपिक जो है डिस्कस किया हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। जो भी पॉजिटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड उनको आप एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप जो है जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को देखें आपको समझ में आ जाए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ पे जो है आपको अगर पॉजिटिव टैग वर्ड्स याद हैं कि कौन से पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, याद दिया है कि निम्नलिखित में अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। आपको नहीं पता कि कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए, इसमें दिया कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो समालोचनात्मक चिंतन जो होता है क्या होता है, आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा क्या होता है, आपका निगेटिव टैग वर्ड्स होता है। तो इसको तो आप सही कर ही नहीं सकते, ये गलत होगा।
तथ्यों को रटना होता है यहाँ पर, ठीक है। तथ्यों को रटना क्या होता है, ये भी आपका निगेटिव होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यत्रवंत बात करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट, ठीक है। यत्रवंत याद करना होता है, ठीक है। याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट करना, तो याद करना क्या होता है आपका, ये भी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो 3 ऑप्शन तो आपके निगेटिव हो गए। पहला ही ऑप्शन आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही आपका सही हो जाएगा। यानी कि समालोचनात्मक चिंतन के विकास, ये जो है प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन सही है। बहुत जो है हेल्प करते हैं निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड निगेटिव है और कौन से पॉजिटिव है, ठीक है। नहीं पता तो जो हमने एक वीडियो बनाई हुई है उसको देख लीजिए, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, जो विद्यार्थी होते हैं उनके सीखने की शैलियों में विविधता कैसी होनी चाहिए। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है, तो जो है बाधा और अवरोध के रूप में तो नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं आपके टैग वर्ड से, बाधा और अवरोध करना, ठीक है। वो भी किसमें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो ये क्या होता है, बाधा और अवरोध, निगेटिव होता है, इसको काट दीजिए। दूसरा होता है कि विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, जी नहीं, ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। तीसरा है कि को महत्व दिया जाना चाहिए, यानी विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही होगा आपका कि जो आपके विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में जो विविधता होती है उसको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव है, पूरा सेंटेंस ही आपका पॉजिटिव नजर आ रहा, कहीं भी नेगेटिव टैग वर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है कि उपेक्षा की जानी चाहिए। उपेक्षा क्या होता है आपका, निगेटिव होता है टैग वर्ड्स, ठीक है। तो उपेक्षा निगेटिव, इसको देख के ही आप काट सकते हैं, आगे पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर जाती है, ठीक है। दूसरी है तर्क संगत से अनुभव की ओर जाती है, तो नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अनुभवजन्य से तर्क संगत की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका उल्टा दिया हुआ गलत है। दूसरा, जटिल से सरल की ओर बढ़ती, जी नहीं, सरल से जटिल की ओर होती है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है, उल्टा दिया हुआ है। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती, बिल्कुल सही। प्रत्येक बच्चे की जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे प्रभावी ढंग से जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी लेवल के हों या किसी अन्य लेवल के हों, वो जो है तभी प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब उनकी अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। यानी पहले उनको सामान्य चीज़ें बताई जाएं, सरल चीज़ें बताई जाएं, फिर विशिष्ट चीज़ें बताई जाएं, तो वो जो है सीखते जो बहुत आसानी से हैं, ठीक है, बहुत जल्दी सीखते हैं। भाई कोई भी बच्चा है, अगर उसको आप डिफ़िकल्ट चीज़ें पहले बताएंगे तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन सरल चीज़ें और सामान्य चीज़ें पहले बताएंगे तो वो आसानी से सीख पाएगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ये आपका सही होगा। अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं होता, मूर्त से अमूर्त की ओर होता, तो ये भी आपका गलत है। थर्ड ही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, नेगेटिव जहाँ पे लिखा हो या नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको आप ये ना भूलें कि यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है, ठीक है। गैर प्रासंगिकरण, वैचारिकता, संगठन, वर्गीकरण। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, ये क्या है आपके, पॉजिटिव है। वैचारिकता, संगठन और वर्गीकरण क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। गैर प्रासंगिकरण, प्रासंगिकरण होता तो आपका पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है गैर प्रासंगिकरण, ठीक है। तो ये क्या है आपका, निगेटिव है। यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, ठीक है। तो अधिगम के दौरान जो योगदान नहीं देती वो होती है गैर प्रासंगिकरण, बाकी ये 3 चीजें योगदान देती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी तरीका है, ठीक है। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका है, ये बताना है। पहला कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, बिल्कुल सही। उनको खुद से ये अवसर देना कि वो अपना बुद्धि यूज करें, उसमें मंथन करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है दिमाग लगाएं, ठीक है। और सहज अनुमान लगाने के लिए उनसे कहा जाए कि आप एक बार गेस करिए, ठीक है, अनुमान लगाइए। इसके ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए। अवसर देना क्या होता है आपका, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। मान लीजिए आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही, लेकिन अवसर देना अगर आपको पता है कि पॉजिटिव है तो ये आप इसको मान सकते हैं कि ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरा दिया है ऑप्शन कि उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना,
उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, ये गलत होता है। समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, पहले से ही समस्या तैयार करके रखें, ये गलत होता है। तीसरा कि स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित क्या बताया था हमने, ये होता है आपका निगेटिव, तो हतोत्साहित जैसे ही देखिए उसको काट दीजिए, ये गलत होगा। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, ये भी आपका गलत होता है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना चाहिए, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, या फिर आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, या फिर बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, या फिर सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तो जो अनुभवात्मक अधिगम होता है वो किस पर बल देता है, वो बल देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन हमने वहां पे डिस्कस किया था, दूसरा क्वेश्चन अभिकथन से आ गया, ठीक है। अभिकथन दिया है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही, जो शिक्षक होते हैं उनको एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो कि सार्थक हो और जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। जितने भी बच्चे उनकी क्लास में हो वो सब, उन सब की जो है क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, वो भी सक्रिय भागीदारी होनी, सभी बच्चे एक्टिव होने चाहिए। उनके जो भी वातावरण वो बनाते हैं, जो भी सार्थक वातावरण बनाते हैं, ठीक है, जो भी ग्रुप बनाते हैं, तो अभिकथन आपका सही है। दूसरा कारण दिया कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है कि जो भी बच्चे जो होते हैं स्कूल में वो जो है आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। तो क्या है आपका, ये भी कारण भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। और जो कारण है वो आपकी व्याख्या भी इसकी करता है, किसकी, पहले अभिकथन की, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन की ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सी चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में, ठीक है, वो भी किसके अनुसार, लेव वाइगोस्की के अनुसार। लेव वाइगोस्की के अनुसार बताना कि बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, कौन सी चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मानकीकृत पाठ्यक्रम, तो ये तो होता नहीं, मानकीकृत हमने बताया था निगेटिव होता है आपका। सामाजिक अलगाव, समाज से किसी भी बच्चे को अलग नहीं कर सकते, ये भी क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, ये भी गलत काट देंगे। मूर्त पुरस्कार देना भी क्या होता है आपका, निगेटिव होता है। सहकर्मी सहयोग आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। सहकर्मी का सहयोग, उनके जो भी साथ में रहने वाले हैं उनका जो है सहयोग होना, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वॉक क्या है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, या फिर विकासात्मक देरी का संकेत है। देरी का संकेत तो हो ही नहीं सकता। बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका, ये भी गलत है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक, अपरिपक्वता का प्रतीक नहीं होता, बल्कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है, उसकी सोच की विशेषता क्या है, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन है, केंद्रीयन है, पारगमनात्मक तर्क है, या फिर जीववादी चिंतन। तो वो क्या है, जीववादी चिंतन है, ठीक है। क्योंकि जो बच्ची है वो 4 साल की है, उसको लगता है कि जो वो बटन है वो जिंदा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बांधने का काम करे, कहने का मतलब जो शर्ट है वो बांधने का काम करे, तो वो जिंदा है तभी बांधने का काम करे। उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि जो बटन है वो सजीव नहीं बल्कि निर्जीव है, तो वो क्या है, जीववादी चिंतन के अंतर्गत आता है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश प्रथम संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी सिंपल से है, समाजीकरण की प्रथम संस्था बताना है और समाजीकरण की द्वितीय संस्था बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है माध्यमिक या तृतीयक, तो ये होता नहीं। दूसरा है
माध्यमिक प्राथमिक, तीसरा तृतीयक माध्यमिक और चौथा प्राथमिक और माध्यमिक। तो आपका प्राथमिक और माध्यमिक हो जाएगा। यानी शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक प्रथम संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। बिल्कुल सही। लेव वाइगोस्की के अनुसार जो भाषा विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, सुगम बनाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा देखते हैं कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तीसरा, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। तीसरा, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो आपका ये ऑप्शन इन तीनों के अकॉर्डिंग आपका पहला ऑप्शन सही होगा कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, सुगम बनाता है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। किस स्तर पे होता है ये बताना है। पहला है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, दूसरा है पारंपरिक स्तर, तीसरा ऑप्शन है उत्तर संक्रियात्मक स्तर और चौथा पूर्व पारंपरिक स्तर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के जिस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए वो होता है उनका पारंपरिक स्तर। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड आपको मिल जाएगा अभिकथन के रूप में। ठीक है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आपका अभिकथन के रूप में है, जो कि आपका इस पेपर का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अभिकथन से संबंधित अभिकथन दिया है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ठीक है, सही है, पहला अभिकथन सही है। ठीक है, दूसरा दे रहा है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, सामाजिक संपर्क जो होता है वो सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक, बिल्कुल सही। और ये जो है कारण इसकी जो है व्याख्या भी करता है, क्योंकि जो इस आपका अभिकथन है, ठीक है, ये अभी जो है आपका इस तरीके की बात कर रहा है, यानी कारण का जो है कारण से संबंधित है ये आपका अभिकथन। तो ये दोनों सही भी है और कारण आपका व्याख्या भी इसकी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। अधिगम के लिए जो आकलन होता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। पहला कि विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक जहां पे आ जाए काट दीजिए, गलत हो जाएगा। दूसरा कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। अधिगम के लिए जो आकलन करने का मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। तो आपका सेकंड सही है। तीसरा है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत करना क्या होता है, किसी बच्चे को अलग करना, वर्गीकृत करना, ये होता है आपका निगेटिव टैग वर्ड्स, निगेटिव वर्ड होते हैं, तो ये भी आपका गलत है। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना क्या होता है आपका निगेटिव होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भी ऑप्शन है वहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड्स की वजह से हम इनको क्या कर सकते हैं, देख के काट सकते हैं। आपका पहला ही ऑप्शन सही है। अगर आपको क्वेश्चन या जो है ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास ये ऑप्शन है कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन का सही आंसर देख सकते हैं। बहुत हेल्प करते हैं आप जो है अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप जाके देख लीजिए, काफ़ी हेल्प करेंगे आपको काफ़ी अच्छे नंबर लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, जो शब्दों का एक खेल होता है उसमें शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों का पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल सकते हैं। जैसे अंत्याक्षरी होता है वो भी शब्दों के जो है गेम टाइप के होते हैं। तो जो अंताक्षरी होता है या और जो अदर गेम होते हैं जो शब्दों से बनते हैं, शब्दों के खेल होते हैं, किस एज के बच्चे खेल सकते हैं, तो वो होते हैं 7 वर्ष के बच्चे। 3 वर्ष के तो खेल नहीं पाएंगे, गलत होगा।
12 वर्ष के भी नहीं, 1 वर्ष के नहीं, 12 वर्ष के तो खेल सकते हैं, लेकिन इससे पहले 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो भी खेल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरल गिल्गन से कि कैरल गिल्गन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। किसकी आलोचना की थी? तो हमने जो इस टॉपिक को जब डिस्कस किया था तो बताया था कि इन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण की जो है आलोचना की थी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने नारीवादी जो दृष्टिकोण होते हैं इनको जो है इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, यानी कि नारीवादी को जो है महत्व नहीं दिया है। ठीक है, इन्होंने जो भी प्रयोग किए हैं वो सिर्फ पुरुषों पर किए हैं, जो है महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने इस चीज़ की क्या करी, आलोचना की है नारीवादी दृष्टिकोण से। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है, ठीक है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को क्या करता, संदर्भित करता है। पहला है पारगमन, दूसरा है विकेंद्रियन, तीसरा है कारण परिणाम का विश्लेषण और चौथा केंद्रियन। तो वो हो जाएगा आपका क्या, केंद्रियन। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? विसर्जन कहलाता है, त्वरण कहलाता है, या फिर विभेदित निर्देशन, या फिर संवर्धन। तो वो कहलाता है आपका त्वरण यानी कि गतिवर्धन। ठीक है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का जो उपागम होता है जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता वो त्वरण यानी कि गतिवर्धन। गतिवर्धन से ही आप समझ सकते हैं कि तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, इसका मतलब त्वरण या गतिवर्धन हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया से। डिस्ग्राफिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। जी नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक विकार नहीं है बल्कि एक तंत्रिकीय विकार है। ठीक है, डिस्ग्राफिया जो है एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। ठीक है, यानी डिस्ग्राफिया जो एक विकार होता है इसमें लिखने से संबंधित विकार होता है। बच्चे जो है लिख नहीं पाते, उनके जो अक्षर होते हैं जो आकार होते हैं उनको नहीं बना पाते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड होता है जैसे बी होता है, ठीक है, बी को वो डी समझ लेते हैं, बना कभी बी होता है तो उसको डी समझ लेते हैं, तो उसको जो है जहाँ पे बी लिखा होता है उसको डी लिख देते हैं। ठीक है, या फिर कोई वर्ड होता है उसको लिख नहीं पाते, तो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित विकार है। तो तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक भाषण विकार नहीं है, एक गतियुक्त विकार नहीं है, यह भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, जो शिक्षक होते हैं वो जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल सही। दूसरा कि विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, यह भी सही है। तीसरा कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, बिल्कुल सही। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, जी नहीं, बाधा के रूप में नहीं देखना है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला से दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, यानी पहला दूसरा तीसरा सही है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो पहला दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की यानी किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। सिंपल सा बताना है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कि दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है और ये जो मूर्तिकार होते हैं उनमें जो है किस प्रकार की बुद्धि होती है। पहला है अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक या भाषिक। दूसरा अंतःवैयक्तिक या दिक्स्थान, बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन सही होगा कि जो दर्शन शास्त्री होते हैं उनके पास जो बुद्धि होती है वो अंतःवैयक्तिक होती है और जो मूर्तिकार होते हैं उनके पास दिक्स्थान वाली बुद्धि होती है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है, विशिष्ट विशेषता बताना है। पहला संवाद कौशलों का उच्च स्तर, दूसरा है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, बिल्कुल सही। ये जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। जो स्वलीनता वाले विद्यार्थी की भी जो विशिष्ट विशेषता होती है वो बार बार दोहराने की और आवर्ती व्यवहार करने की उनकी विशेषता होती है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थूल गति कौशल है।
एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। बुनाई या फिर तैरना। जो स्थूल गति कौशल होता है, स्थूल गति कौशल मतलब जिसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियों की आवश्यकता पड़े, वो होता है आपका स्थूल गति। और जिसमें कम से कम मांसपेशियों की आवश्यकता पड़े, वो होता है आपका सूक्ष्म गति कौशल। ठीक है, तो एक कागज पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, इसमें सिर्फ आपके हाथ की जो उंगलियों की जो है मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, तो ये तो होगा नहीं, सूक्ष्म गति कौशल है। एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, ये भी गलत होगा क्योंकि इसमें सिर्फ हाथ की ही आवश्यकता हो रही है। बुनाई करना, इसमें भी हाथ और उंगलियों की जो है मांसपेशियों का यूज हो रहा है। लेकिन जो तैरना है, इसमें पूरे बॉडी की जो मांसपेशियां होती है उसकी जो है यूज हो रही है, वो सारी यूज हो रही है। हाथ भी काम कर रहा, पैर भी, पूरी बॉडी जो है मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है। इसका मतलब कि ये जो है तैरना जो है ये क्या है, स्थूल गति कौशल। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास के जो है डैश और डैश सिद्धांतों के, यानी किस सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, ये बताना है। पहला है विभेदीकरण, जो कि सरल से जटिल, और एकीकरण जटिल से सरल होता है इसकी ओर। या फिर दूसरा समीपस्थ शीर्षगामी, तीसरा एकीकरण विभेदीकरण, और चौथा शीर्षगामी और समीपस्थ। बिल्कुल सही, जो शीर्षगामी यानी कि अवरोही और समीपस्थ यानी कि आंतरिक से बाहर। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच है डैश, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। ठीक है, बताना कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में की वृद्धि कैसी होनी चाहिए और उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, और मध्य बाल्यावस्था की वृद्धि और सोच कैसी होनी चाहिए, ये बताना है। धीमी, तार्किक, स्थिर है, आत्मकेंद्रित, जी नहीं। स्थिर है तार्किक, धीमी, आत्मकेंद्रित, जी नहीं। धीमी कुछ हद तक, आत्मकेंद्रित, स्थिर है ताकि नहीं, स्थिर सबसे पहले स्थिर होना चाहिए, तो ये गलत है। स्थिर है बिल्कुल सही। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वो स्थिर है और सोच है कुछ हद तक, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि आत्मकेंद्रित और सोच क्या होती है, धीमी और तार्किक होती है। ठीक है, यानी धीमी यहाँ पे जो फील होगा वो होगा स्थिर है, और सोच यहाँ पे होगा कुछ हद तक आत्मकेंद्रित। बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होनी चाहिए, धीमी, और सोच तार्किक होती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। पहला है कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो पहला ही सही है कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। क्रिया की परिभाषा क्या है, ये गलत है। पहला ही सही हो जाएगा कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आंतरिक आरोपण का उदाहरण बताना है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे, जी नहीं। दूसरा कि शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अंक नहीं मिले। तीसरा कि मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। फोर्थ है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है विफलता का आंतरिक आरोपण, यानी खुद से जो है आंतरिक रूप से वो कह रहा है कि मैं जो है परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, मेरी गलती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, अभिकथन से संबंधित यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि कम से कम इस पेपर में जो पिछले बार आपका एग्जाम हुआ था अगस्त में, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो अभिकथन से पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको ज़रूरत है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो 3 से 4 नंबर आपके सेव हो जाएंगे आपके
किसी भी सब्जेक्ट में। सीडीपी में ही 3 से 4 नंबर का पूछा गया है। ईवीएस में भी आपने देखा था कल जो हमने डिस्कस किया तो उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। ईवीएस में नहीं ज़्यादा पूछा जाता था लेकिन पूछे गए थे, ठीक है। तो ध्यान देना है इस टाइप के क्वेश्चन का। अभी कथन है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खेलने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है भेदभाव हो जा रहा हो बता रहा है कि जो लड़कियां होती हैं वो जो है गुड़ियों से खेलती हैं और जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, कारों से खेलते हैं। तो आपका अभिकथन गलत है। दूसरा कारण है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके उदाहरण व्यवहार करते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो क्या है, ये भी आपका कारण भी गलत है और इसकी व्याख्या भी नहीं करता है। तो आपका अभिकथन और कारण दोनों क्या है, गलत है। तो दोनों जो गलत होंगे वही आपका सही हो जाएगा। ए सही है, जी नहीं। ए और आर दोनों सही है, जी नहीं। ए और आर दोनों गलत है, बिल्कुल सही। थर्ड ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन है जो कि सीडीपी से संबंधित है, ठीक है। और ये सारे आपके पिछले बार जो पेपर हुआ था अगस्त में उससे संबंधित पेपर है, वही पेपर आपका सेम टू सेम है, ठीक है। आप सभी जो है देख लीजिए, आप सभी को पता भी चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपकी तैयारी कितनी हो पाई है इस जो है टॉपिक से या फिर इस सब्जेक्ट से, आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी तैयारी पूरी तरह से हो गई है कि नहीं हो गई है, ठीक है। नहीं हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको जो है आपके एग्जाम के लिए। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके बाद हम जो है आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने जो है सही तरीके से पढ़ाई नहीं करी है या फिर आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत कम टॉपिक कंप्लीट हुए हैं और आपने जो है पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स भी नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आपको जो है आपने बहुत देर से पढ़ाई करी है, आपके टॉपिक सारे कंप्लीट नहीं है तो किस तरीके से जो है आपको जो है पेपर में किस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, वो भी हम डिस्कस करेंगे, किसी एक वीडियो में बताएंगे। आप उसको देख लीजिएगा तो काफ़ी हद तक जो है आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आपको जो है पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स भी नहीं याद है तो तुक्का एक तरीके से कहें, तुक्का किस तरीके से लगाते हैं वो भी हम बताएंगे किसी दिन, तो वो भी देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी अभी तक अगर आपने जो है हमारे और सारे जो टॉपिक हैं नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। हम बाकियों का तो नहीं कहते लेकिन आप नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो होते हैं उनको आप देख लेंगे तो वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।